नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। मैं पवन राज सिंह और आज आपको मिलवाने वाला हूँ शहर के खास शख्सियत से, महेश सक्सेना जी, जो कि नोएडा लोकमंच के महासचिव हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। सक्सेना जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आपकी जन्मभूमि बुंदेलखंड और कर्मभूमि नोएडा, तो ये सफ़र कैसे, कब शुरू हुआ? नोएडा हम 1984 में आए। जी, पहले पटपड़गंज में फैक्ट्री थी हमारी। जी, 1972 से 84 तक हमने वहाँ अपनी प्लास्टिक फैक्ट्री थी, केमिकल कंपाउंड्स की, तो वो काम करते थे। जी, 84 में नोएडा में एक प्लॉट ले लिया था 76 अलॉटमेंट में ही, तो सेक्टर 9 में 400 मीटर की फैक्ट्री थी, वहाँ हमने अपना काम शुरू किया। जी, तो फैक्ट्री काम कर रहे थे, फिर कुछ परिवार में एक ऐसी दुर्घटना हुई कि उससे फैक्ट्री चलाने से अरुचि हो गई हमें, और हमने शुरुआत में देशभक्त समाज, टी एन शेषन जी के प्रभाव में देशभक्त समाज यहाँ बना। जी, उसकी अध्यक्षा हमारी थी उषा ठाकुर जी, और महासचिव हम थे, और देशभक्त समाज के लिए काम किया। ये बात है 94 की। जी, 3 साल 97 तक कई भ्रष्टाचार के मामलों में हम लोगों ने अपनी बात उठाई, और सबसे बड़ी बात यह रही कि हर मामले में सफलता इसलिए मिली क्योंकि जो हमारे मुद्दे थे वो किसी द्वेष और राग से नहीं थे, व्यवस्था के विरोध में थे, और जो चीज़ें गलत हो रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ा या जनहित में शहर में भी लड़ाई लड़ी, तो यहाँ के निवासियों का पूरा साथ मिला। चाहे वो नीरा यादव प्रकरण हो, चाहे वो नाले का 14A से जो नाला, जो खुला नाला है, उसका प्रकरण हो, या बिजली विभाग के अभियंता, एक मुख्य अभियंता आए थे जिनके खिलाफ ऑलरेडी भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे थे, उनकी नियुक्ति यहाँ हुई, हम लोगों ने उसकी भी आवाज़ उठाई। तो हम मुट्ठी भर लोग थे, मगर बताते हुए खुशी होती है कि वो साहब चार्ज नहीं ले पाए और उनको नियुक्ति नहीं मिली, और बाद में हाई कोर्ट से भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हुआ, और उनके लिए एक टिप्पणी आई पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से कि जिन लोगों के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है उनको प्रमुख शहरों पे नियुक्ति करने से सरकार थोड़ा संकोच करे। तो हम समझते हैं ये है एक हमारी नैतिक जीत रही। आपके साथ कौन-कौन लोग काम करते थे उस टाइम? शुरुआत में देशभक्त समाज में हमारे साथ 12-15 लोग प्रभावी रूप से काम करते थे, जिसमें JK डोगरा थे, उषा ठाकुर थी, नरेश गुप्त नीरज जी थे, अशोक तिवारी जी थे, और गिरजा सिंह जी भी थी हमारे साथ, और कुछ 5-6 साथी और थे जो देशभक्त समाज के थे। लेकिन जब हम लोगों ने नीरा यादव के खिलाफ धरना दिया तो शहर के बहुत सारे लोग जुड़े, बिहारी सिंह बागी जी जुड़े, अजीत सिंह तोमर जी जुड़े, बंगेल वाले, जी, और काफ़ी लोग जुड़े। प्रमुख अशोक भाटी जो प्रमुख थे बिसरख ब्लॉक के, ध्यान सिंह भाटी, जी, ध्यान सिंह भाटी भी आए। हम लोग राष्ट्रपति तक धरना देने गए, वहाँ हमने ज्ञापन दिया नीरा यादव जी के खिलाफ। तो बहुत लोग गए, और एक हमें लगा कि नोएडा के लोग व्याकुल हैं और अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो तत्पर रहते हैं, लेकिन यह है कि हिम्मत करने में कहीं कमी आती थी, जो उस बार हमने देखा देशभक्त समाज में बहुत बड़ा सहयोग मिला। और हम लोग ना जस्टिस मुर्जा आयोग के आगे हमारी गवाही भी दी लोगों ने। जी, मदन चौहान जी भी हमारे साथ थे, जी। और वर्तमान सांसद भी आपके साथ थे? वर्तमान सांसद नहीं, उस देशभक्त समाज की लड़ाई में तो नहीं थे, बल्कि वो तो एक उसमें आरोपियों में थे। ओके, तो आरोपियों में थे, उनके अस्पताल का मामला था, जी, तो नीरा यादव प्रकरण में। लेकिन हाँ, बाद में जब लोकमंच बना तो वो हमारे साथ एक मजबूत साथी के रूप में उभर के आए। क्या कोई अधिकारी जेल भी गया आपके इन कार्रवाइयों से? हाँ, नीरा यादव जी तो 3 साल रही जेल, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको सज़ा मिली और वो गई। और एक बार वो मिली, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो मुझे उनसे यही कहना पड़ा कि
आपके कुछ ऐसे कारनामे थे, फाइलें थी हमारे पास, जी, जिनकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा। क्योंकि उन्होंने कहा तुम तो मेरे पास किसी काम के लिए आए नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने किया। जी, मैंने उनसे ये कहा कि आपके कारनामे थे और मेरे पास उनकी फाइल थी। बल्कि उन्होंने ये भी कहा मुझसे कि तुम्हें रवि माथुर की कमी नहीं दिखाई दी क्योंकि वो तुम्हारी जात का है। तो मैंने कहा मेरे पास उनके बारे में तथ्य नहीं है। होंगे तो उन पर भी सुनी कार्रवाई कराई सुनी जाएगी। सुनाई बातें तो बहुत हैं। जी, अगर तथ्य आप दे सको तो दे दो, तो हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। जी। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी एक छांट के भ्रष्टाचार किसी आदमी के खिलाफ, भ्रष्टाचार में लिप्त किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मुद्दे मुद्दे के आधारित। और जी। जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं हो तो लड़ाई बेमानी होती है। देशभक्त समाज के बाद फिर इसका जब दूसरा रूप सामने आया नोएडा लोकमंच के रूप में, तो ये कैसे परिवर्तन हुआ? दरअसल ऐसा हुआ कि एक घटना उन दिनों बहुत हाल की थी कि राजीव गांधी ने कहा कि मैं जो 1 रुपया निकालता हूँ, मुझे पता है पब्लिक तक 20 पैसे पहुँच पाता है। जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि देश का प्रधानमंत्री किसको ये बात सुना रहा ये है। कहना पड़ रहा है। कार्य तो उसके लिए चैलेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी, तो सेक्टर 14 में एक कम्युनिटी सेंटर में बैठक रखी गई थी जी, जून माह में। जी, उस समय हमारे साथ देशभक्त लोकमंच के निर्माण में सहयोगी रामपाल रघुवंशी और हरिभाई लालवानी जी थे। और एक बैठक रखी जिसमें करीब 400 लोग आए थे शहर के सभी सेक्टरों और विभिन्न जगह से, ग्रामीण समाज से, सभी से। तो वहाँ हमने एक बात रखी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पब्लिक तक 20 पैसे पहुँचा पाता है, लेकिन आओ हम लोग एक मिल के ऐसा काम करें कि हम व्यवस्था के संचालन में मात्र 20 पैसे खर्च करेंगे और जो आदमी हमको 1 रुपया देगा उसका 80 पैसा जिस व्यवस्था में सहयोग के लिए किया है हम जिम्मेदारी से करेंगे। और आज हम बताते हुए आप लोगों से अधिकारपूर्वक कह रहे हैं कि लगभग 7 करोड़ रुपए का पूरे साल में हमारा चैरिटी का काम होता है, जिसमें लगभग 70-80 लाख रुपया वेतन और कार्यालय संबंधी कार्यों में होता है। बाकी सारा पैसा, हमारी बैलेंस शीट है पिछले 25 सालों की, 26 सालों की, हर साल ऑडिट होती है। वो अपने आप में प्रमाणित है कि 80 से 85% पैसा सिर्फ सामाजिक कार्यों में खर्च होता है। तो वर्तमान में हम बात करें नोएडा लोकमंच की, तो क्या-क्या गतिविधियाँ कर रही है अभी? शुरू से एक हमें डर था, जिस बुंदेलखंड से आए हैं, पिछड़े हुए इलाके से, जी, आम आदमी 2 चीज़ों से बहुत महरूम होता है कि जिसके परिवार के लोग किसी बड़े शहर में आ गए, तो उन बच्चों को पढ़ाई के अच्छे साधन मिल जाते हैं। जी, वरना दूर-दराज जिलों में, पिछड़े हुए इलाकों में, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके हों, चाहे वो बुंदेलखंड के हों, हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है पूरे ज़िले भर में। एक कन्या इंटर कॉलेज हो जाए बहुत बड़ी बात है, वरना सारे ज़िलों में कन्या और गवर्नमेंट के बॉयज़ स्कूल भी नहीं है। और सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। जी, एक आध मिशनरी स्कूल होता था। तो शिक्षा से हम लोग बहुत महरूम रहे। कोई बच्चा जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पहले 5-6 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आते थे, वो इंजीनियर या डॉक्टर जो बन जाते थे। अब जिस जिले के इंटर कॉलेज में 120 बच्चे इंटर पढ़े साइंस से, और उसमें से 5-6 बच्चे जो फर्स्ट डिवीज़न आए, केवल वही इंजीनियर और डॉक्टर बन पाते थे। ये अनुपात था वहाँ। जी, जबकि यहाँ इन महानगरों में अब तो खैर इंजीनियरिंग कॉलेज पेड सीट वाले बहुत सारे हो गए हैं। तब तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती थी, वरना 5 आईआईटीज़ थे और रुड़की था और बॉम्बे बनारस की बीएचयू थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। दूसरा, वहाँ अगर हमारे ज़िले में आज भी बुंदेलखंड में उरई ज़िला है, किसी आदमी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको परिवार वाले गाड़ी लेकर के कानपुर या झांसी के लिए भागते हैं। और इस बीच में अगर अल्लाह और भगवान उनका मेहरबान रहे और वो पहुँच जाए अस्पताल तक, तो शायद उनका इलाज हो सके। वरना कम से कम ज़िले में, उरई में, एक मुलायम सिंह जी ने मेडिकल कॉलेज भी खुलवाया, मगर राजनीतिक कारणों से वो आज भी मेडिकल कॉलेज बनाम है, बिल्डिंग बन गई, लेकिन कार्यरत उतना सेवारत नहीं है। तो ये स्वास्थ्य और चिकित्सा की कमियों को देखते रहे हम। हमने महसूस भी किया है, सामान्य परिवार से आए हैं और हमें डर था। और जब हम नोएडा आए तो हमने यहाँ देखा, फैक्ट्री चलाई 1984 से लेके यहाँ
94 तक तो हमने फैक्ट्री चलाई ही है। जी, तो हमने यहाँ महसूस किया कि पैसे वालों के लिए तो इलाज संभव है, 5 सितारा अस्पताल भी हैं और 3 सितारा अस्पताल भी हैं, लेकिन हर आदमी इन अस्पतालों का ना तो खर्चा वहन कर सकता है, और जिस समय हम 1997 की बात कर रहे हैं जब लोकमंच बना, जी, तो 1997 से लेकर 2002 तक तो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने मे आई हेल्प यू काउंटर चलाया अपने वॉलंटियर्स के द्वारा। जी, आज जो वो करोड़ों रुपयों का बना हुआ मायावती जी के दिशा निर्देश में जो अस्पताल बना है, जी, वरना हमने तो वही परिसर उतना बड़ा सिर्फ 1 मंजिला देखा, वहाँ कोई ऑपरेशन थिएटर भी नहीं था, 4 केवल सफाई कर्मचारी होते थे और 100 लोगों की ओपीडी होती थी, और तब हमारा वहाँ मे आई हेल्प यू काउंटर चला। तो 1997 से ही हमने मे आई हेल्प यू काउंटर और सरकारी स्कूलों पे काम किया, लगातार काम करते रहे। 5-6 साल काम करने के बाद यहाँ एक सीईओ आए थे, नोएडा प्राधिकरण के लोग जानते हैं, उन्होंने एक निकाला था कि शिक्षा और गांव के विकास और स्वास्थ्य पे यहाँ के निवासी अपने मशवरे दें और उनको वो इनाम देंगे। जी, स्कूली शिक्षा पे हमने अपने सुझाव दिए थे, जिसके लिए हमको 12 लाख का इनाम घोषित हुआ था। अजीत सिंह तोमर जी ने गांव के विकास के लिए दिया था, जिनको उनको भी 12 लाख रुपए घोषित हुआ था। और चिकित्सा में भी सुझाव आए थे आईएमए की तरफ से। जी, तो शिक्षा और चिकित्सा पे हम पहले से 97 से काम कर रहे थे, लेकिन 2001 में 2-3 साल प्राधिकरण से फाइल चला के और जनहित की मांग करते करते अंततोगत्वा 2001 में वीके मल्होत्रा जी ने नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी के लिए हमको जगह दी सेक्टर 15 में। तो सौभाग्य से वो एक पहला नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी जिले में बनी, और जब विजन थापर का देहांत हुआ और यहाँ पर उस शहीद के लिए 1 लाख लोग इकट्ठे हुए और एक यादगार वो उसकी अंतिम यात्रा थी। जी, उस समय हम लोगों को जब गए तो वहाँ पे जाने में कटीले ज़मीन थी और सब जगह थी। तब फिर उसके बाद अथॉरिटी ने हमको अंतिम निवास की व्यवस्था भी दी, और तब हमें पता चला कि वो कितनी व्यापक जगह थी, 13 एकड़ की जगह थी, और वहाँ के जंगल को साफ करवाने में हमें लगभग 3 साल लगे। तो हम तब जान पाए कि इसकी आखिरी हद कौन सी है और पहला छोर कौन सा है। जी, तो अंतिम निवास की व्यवस्था और पुस्तकालय की व्यवस्था ये हमें 2000 और 2001 में मिली। ये 2 काम शुरू हुए। स्कूल हमारे गांव में चल ही रहे हैं। जी। एक लोकमंच अभी कितने स्कूल चल रहे हैं हमारे नोएडा लोकमंच के माध्यम से? वर्तमान में 3 हमारे स्कूल चल रहे हैं। जी, नोएडा लोकमंच के 3 थंब रूल हम लोगों ने बनाए थे शुरू में। क्या है वो? पहला है कि लोकमंच कभी कोई अपना भवन नहीं बनाएगा। जी, हमें कोई भी सरकार, कोई भी प्राधिकरण या कोई भी व्यवस्था अगर मौका देगी तो हम वहाँ काम करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक वो हमारी काम से संतुष्ट है। जी, तो पहला हम कोई अपना भवन नहीं बनाएंगे, एक नियम था, जिसके तहत आज हम किराए पर स्कूल की जगह लेते हैं। और हमें लोग बहुत सारी बातें करते हैं नोएडा के निवासी, लेकिन हमें तो गांव वालों ने 15-15 साल के लिए अपनी लीज पे जगह दी और मौका दिया। हमने उन्हें किराया दिया जी, और सम्मानपूर्वक उन्होंने हमें काम करने दिया। दूसरा नियम था कि नोएडा लोकमंच का कोई भी साथी अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में कहीं आएगा तो वो स्वतः ही उसको लोकमंच की मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है। जिसमें हमने 5-6 अपने वीर सेनानी शहीद होते देखे हैं, जी, चाहे वो मदन चौहान जी हों, चाहे वो विमला बाथम जी हों, चाहे वो अशोक श्रीवास्तव हों। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने गए थे, जी, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। तो डॉक्टर महेश ने भी इस्तीफा दिया जब वो सांसद और विधायक बने, जी, उनका भी इस्तीफा लोकमंच में है। तो लोकमंच ने एक ये करा था कि राजनीति एक अपनी मुख्य धारा है और सामाजिक सेवा का एक दायरा अलग है, ये दोनों कभी मिक्सअप ना हो। तो इस दृष्टि से ये नियम बनाया गया था। तीसरा एक नियम था
कि लोकमंच कभी भी कोई गवर्नमेंट एड नहीं लेगा, किसी तरह की भी वित्तीय सहायता के लिए ना अप्लाई करेगा ना उसको लेगा। लेकिन आजकल संस्थाएं तो इसी उद्देश्य से चलती हैं कि हमें सरकार से सुविधाएं लेनी है, वित्तीय सहायता लेनी है। आप इस मंच के माध्यम से मैं कह देता हूं कि आप बड़े अधिकार पूर्वक कहीं भी खोज पड़ताल कर लें, लोकमंच ने आज तक किसी भी तरह की वित्तीय सहायता नहीं ली। प्राधिकरण ने अगर हमें सोचा कि हम उनके पीपीपी मॉडल के अंतर्गत उनके अंतिम निवास की व्यवस्था को संभालें, तो हम वहाँ कर रहे हैं। वो जो कुछ भी वहाँ की मेंटेनेंस देते हैं और वो देते हैं, लेकिन बाकी सारे काम वहाँ की, चाहे स्टाफ की तनख्वाह हो, चाहे कोई भी खर्चे हो, वो लोकमंच स्वतः ही देता है। नोएडा लोकमंच के द्वारा एक और सराहनीय कार्य किया जाता है दवा बैंक के नाम से, जी। उसके बारे में जानना चाहेंगे। लोकमंच एक दर्जन भर लोगों से शुरू हुआ। शुरुआती दौर में देशभर समाज दर्जन भर लोगों से हुआ। जी। आज लोकमंच के साथ हम गिनती नहीं गिन सकते कितने लोग हैं शुभचिंतक और सहयोगी, और कम से कम 120 तो हमारे वो लोग हैं जो नाम मात्र के मानदेय पर काम कर रहे हैं। उनको भी मैं उतना ही अभिन्न हिस्सा मानता हूं लोकमंच के विकास में, उन मानदेय पाने वालों को, क्योंकि अपनी ज़रूरत को पूरा करना, इंसान जब तक उससे संतुष्ट नहीं होगा वो सेवा नहीं दे पहली सकता। प्राथमिकता तो खुद की ज़रूरतें पूरा करना ही है। तो ऐसे लोग भी 120 हैं हमारे यहाँ जो अपनी विभिन्न सेवाएं दे रहे हैं और मानदेय पाते हैं। जी। लेकिन इसके अलावा हजारों लोग जो जुड़े हुए हैं लोकमंच से, जी। वो सब समय समय पे कहीं भी मिलें तो वो सुझाव देते हैं और हम भाग्यशाली हैं कि उनके सुझावों पे अमल करते हैं। ऐसा ही एक सुझाव हमें आया कि बॉम्बे में एक संस्था 14 साल से काम कर रही है, जी। जो लोगों के घरों से निकली हुई दवाइयाँ इकट्ठी करती है और स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। उससे प्रेरित होकर के हमने नोएडा में अपने साथियों से, लोकमंच के पदाधिकारियों, एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी और शुभचिंतकों और एडवाइजर से, सलाहकारों से संपर्क किया, और दवा बैंक का हमने जब शुरुआत की तो आज इन 3 सालों में हम आपको बताएं कि लगभग 58 जगह शहर के सेक्टरों और सोसाइटीज़ में हमारे डोनेशन बॉक्सेस रखे हुए हैं। और जब से हमने शुरू किया, हमारे दवा बैंक में दवाई की कमी हमें नहीं महसूस हुई। ये नोएडा वासियों को सलाम है और उनकी ताकत है जिसकी वजह से हम इस काम को चला पा रहे हैं। जी। ऐसा कोई दिन नहीं गया हमारे यहाँ अलमारियाँ भरी ना पड़ी हों दवाइयों से। यूपी ड्रग लाइसेंस से हम रजिस्टर्ड हैं। हमारे पास एक फार्मासिस्ट है, क्वालिफाइड है, जो एक सॉफ्टवेयर है मार्क का, उस पर वो सारी दवाइयाँ चढ़ाता है और वो उस पर आ जाता है फ़ौरन अलार्म कि ये दवाई अब आपकी 1 महीने की इसकी मियाद रह गई, इसकी 2 महीने की। एक्सपायरी डेट का पता चल जाता पूरा है। वो मार्क का सॉफ्टवेयर इसीलिए है। जी। तो वो हमारे पास है, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है, हम रजिस्टर्ड हैं, यूपी ड्रग लाइसेंस है। और ये जो दवाइयाँ आती हैं इसमें से जो भी एक्सपायरी वाली होती है वो अलग करके डिस्ट्रॉय कर दी जाती है पूर्णतया, और बाकी दवाइयाँ हम रखते हैं। और नियम यह बनाया है कि कोई भी मरीज जो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर, जी। लुक में हकीम का पर्चा नहीं चलेगा, लेकिन जो क्वालिफाइड डॉक्टर है अगर उसका पर्चा है, प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए और दवाई ले जाइए। लेके आएगा तो दवाई पूरी तरह से मिलेगी बिना किसी शर्त और ये जरूरत और वो जरूरत, सिर्फ वो लाए और दवा का पर्चा। अभी कौन कौन से चिकित्सक बैठ रहे हैं इस समय? वहाँ पर प्रातः की ओपीडी 9 बजे से 1:30 बजे तक और दूसरी दोपहर की ओपीडी 2 बजे से शाम को 6 बजे तक। दोनों टाइम एक होम्योपैथ चिकित्सक और एक एलोपैथिक चिकित्सक नियमित रूप से बैठ रहे हैं। एक एलोपैथ और एक होम्योपैथ आपको सुबह मिलेगा, एक होम्योपैथ और एक एलोपैथिक शाम की शिफ्ट में मिलेगा। जी। प्रातः 9 बजे से शिफ्ट शुरू हो जाती है ओपीडी की और शाम को 6 बजे तक रहती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं, और एक्यूप्रेशर की भी सेवा होती थी, फिलहाल अभी कुछ समय से रुक गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ डेंटल चेयर आ गई है, वो भी शुरू होनी है। कुछ वहाँ निर्माण हो रहा था, कुछ और चीज़ें थी, लेकिन अब बहुत शीघ्र होगी। एक हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मुमुक्ष शार्या जी, जो मेट्रो अस्पताल में हैं और लगभग 30-35 साल का उनका अनुभव है।
वो सेक्टर 12 के निवासी हैं, वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सैटरडे को वो हार्ट संबंधी किसी भी बीमारी के लिए हैं। पैथोलॉजी का भी स्टार्ट किया है आपने? ये बहुत बड़ी एक हमें सहयोग मिला है। लाल पैथ लैब ने अपनी पहली एक लैब शुरू करी है दवा बैंक में जी। और उनका टेक्नीशियन वहाँ आता है प्रतिदिन और उनके जो भी रेट्स है CGHS रेट पे यहाँ पर लोगों को होता है। जो टेस्ट कहीं मार्केट में 400 रुपये का वो यहाँ 200-250 रुपये का रेट का है, CGHS फैसिलिटी में देते हैं जी। बल्कि लाल साहब ने खुद एक प्रश्न पूछा था कि महेश जी आप ये कैसे तय करेंगे कौन ज़रूरतमंद है या कौन नहीं है। तो मैंने उनसे कहा था जो सुविधा लेने आया मैं समझता हूँ वो अगर धन से नहीं कमज़ोर है तो मन से कमज़ोर है तो उसे भी सहायता देना हम अपना फर्ज समझते हैं। जी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पर ये फैसिलिटी है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक उनका लैबोरेटरी असिस्टेंट बैठता है, टेक्नीशियन जो टेस्ट करता है और रिपोर्ट जाती है और जैसे लाल पैथ लैब की किसी को भी मिलती है वैसे ही इनकी रिपोर्ट आ जाती है 24 घंटे के अंदर। अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो आप एक और सराहनीय कार्य करते हैं, खंडित मूर्तियों को एकत्रित करना, तो ये विचार कैसे आया? इसका श्रेय हमारे लोकमंच के हमारे बहुत पुराने और अजीज साथी RN श्रीवास्तव जी हैं जी। जो हमारे सचिव भी हैं, कार्यकारी सचिव हैं जी। सेक्रेटरी, और उनकी एक भावना थी कि भाई साहब खंडित मूर्तियों को हम जो है सम्मानपूर्वक इनका कहीं विसर्जन करें, खंडित मूर्तियों का भी और साथ में मालाओं का भी। जी। इन दोनों कामों पे उनकी पहल रही और आज भी, हालांकि आपको बताएंगे ये उनका ही एकमात्र काम है, लगन है कि वो जब भी सड़क पे चलते हो ना कहीं भी मिलता है तो वो उसको ले आते हैं और उसको करते हैं। और देखिए जुनून और किसी काम में ईमानदारी ही सिर्फ एक है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं या कोई एक भला काम ऐसा कर सकते हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बन सके। जी। तो ये सारा क्रेडिट RN श्रीवास्तव जी को जाता है इस प्रयास के लिए। निसंदेह। कुछ प्रतियोगिताओं के भी आयोजन किए जाते हैं, चित्रकला प्रतियोगिता और अन्य भी, ये कैसे करते हैं आप? असल में इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा पवन जी, मैं शुरू से पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट रहा, स्कॉलरशिप मिला, चाहे वो 5वें का वजीफा हो यूपी स्टेट का, चाहे वो 10वें का हो जी। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, सदैव मिला। एक अच्छे टेक्नोक्रेट होने की वजह से मैंने ये महसूस किया कि जो भी काम करो उसे होलिस्टिक नज़रिए से करो। महज एक ये करना है नहीं करना है इस उद्देश्य से मत करो, उस काम को पूरी सर्वांगीणता के साथ और पूरे माइन्यूट डिटेलिंग के साथ काम करो। जी। तो जैसे हम चित्रकला प्रतियोगिता कर रहे हैं आज, जो हमारा एक पहला कदम सांस्कृतिक प्रकल्प है जी। जिसमें हम साल भर में तरह तरह की विविध प्रतियोगिताएं और तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। जी। तो उसमें यही है कि हजारों बच्चे भाग लें, सभी तरह के बच्चे लें, चाहे वो झुग्गियों में पढ़ते हों, चाहे वो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हों, और इनके बीच जब कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन करवाता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि मेरा सदैव बहुत दृढ़ मत है इस मामले में। मैं स्वयं भी एक बहुत छोटे से परिवार से निकल के आया जी। उरई के। हमारे पिताजी राजस्व विभाग में एक क्लर्क थे, हम वहाँ से निकले। हमने जीवन की ज़रूरतों को बहुत करीब से देखा और परखा भी है। दुख कभी नहीं हुआ, सदैव घमंड रहा अपने पिता और माता पे, और सोचा समय हमारा भी बिखरेगा। और जैसे कूड़े के ढेर के भी 12 साल बाद दिन बदलते हैं जी। तो आज हमारी पीढ़ी और हमारे आने वाली पीढ़ी सोच भी नहीं सकती कि हम लोग किस जीवन से गुजरे। तो मेरा ये सदैव मानना रहा है कि प्रतिभा साधनों को मोहताज नहीं है, सिर्फ बच्चे को मौका मिलना चाहिए। जी। और हम लोग वो फैसिलिटेटर हैं कि अगर हमने सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी ली है तो हम ऐसे बच्चों को देखें और कर्ण की तरह उन्हें तराशने की कोशिश करें। जी। हम उन्हें मौका देंगे, उन्हें मंच देंगे, उन्हें अवसर देंगे। तो हम आपको बताएं कि साधारण परिवारों में और छोटे परिवारों में रहने वाले बच्चों के ध्यान बंटने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। वो तो परिवार में जिन स्कूल के बच्चों को हम पढ़ाते हैं
वो शाम को ही देखते हैं उनके पिता दारू पी के उनकी माँ को मार रहे हैं। तो उस बच्चे के अंदर जो ओज आता है, जो क्रांति आती है, जो अपने घर के माहौल से जो उसके अंदर एक आता है कि हाउ आई हैव टू ब्रिंग माई सेल्फ, उसके सामने एक जीवन चैलेंज होता है। उसे होता है या तो मैं पिता की तरह मैं भी शराब पी करके और माँ को मारूं और गाली गलौज करूं, भविष्य संवारूं, या मैं ऐसा बनूं कि आसपास में मिसाल बनूं। समृद्ध परिवारों के बच्चे तो बेचारे बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी और ये दारू का पैक कहाँ है और कहाँ आज कैसे नशे के में गिरफ्त होती जा रही है। अगर मैं सिगरेट का कश लगा लूंगा तो मैं स्मार्ट हो जाऊंगा, मैं आज की दुनिया का ये बच्चा कहलाऊंगा। तो उनके सामने तो तरह तरह की विडंबनाएं होती हैं, सामाजिक विडंबनाएं। इन बच्चों के पास कोई नहीं होती। इन बच्चों को सिर्फ यह है हम प्यार से हाथ फेरें, इनके अंदर की प्रतिभा को देखें। ये देखना हमारा आपका हाथ है। ये बच्चा खिलाड़ी बन सकता है, ये बच्चा चित्रकार बन सकता है, या ये बच्चा अपने ट्विटर पे बढ़िया से कमेंट्स डाल सकता है। जी, जब भी किसी मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि एक रिक्शे वाली की बेटी आईएएस बनी और उसने अपने पिता के लिए रिक्शा चलाया, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरी सोच बिल्कुल सही है। आईएएस बहुत बड़े घरेलू उत्पादों के और जिनके यहाँ करोड़ों रुपए होते हैं, उनके बच्चे आईएएस नहीं बनते, कभी नहीं बन पाते। उनके बच्चे बिजनेस टाइकून्स बन सकते हैं, मैनिपुलेटर्स बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस, लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा और जीवन में कुछ बनने की तमन्ना लेकर के और उगते सूरज से प्रकाशमान होने में उन्हीं में क्षमता है जिनके लिए हम काम करते हैं। सक्सेना जी, बात करते हैं हम समाज सेवा की, तो समाज सेवा के लिए टाइम तो देना पड़ता है, लेकिन उसके लिए धन की भी आवश्यकता होती है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप? धन कहाँ से आता है, कैसे करते हैं आप? पवन जी, अविश्वसनीय लगे, जब मैंने फैक्ट्री चलाई पटपरगंज से 72 से लेके और नोएडा में 84 से 97 तक, जी, पता नहीं, अधिकांश लोग कहते हैं बहुत रिश्वत ली जाती है। मुझसे तो किसी ने आज तक रिश्वत नहीं मांगी। कोई ऐसा आदमी नहीं है, खुशीपूर्वक मैंने किसी को 100, 200, 500 रुपए वैसे दे दिए हों, लेकिन किसी ने मुझसे नहीं कहा ये ऐसा काम तब होगा जब तुम पहले इतने रुपए दो। तो मैं तो मानता हूँ रिश्वत मांगी नहीं जाती, रिश्वत दी जाती। ये डर भी हो सकता है कि सक्सेना जी फिर हमें कार्रवाई करेंगे। डर कब हो गया? मैं तो सदैव एक सामान्य प्राणी रहा। फैक्ट्री चलाता था 97 में। जी, जब मेरे भाई बीमार होकर आया तब डॉक्टर महेश को मैं जानता था कि कैलाश अस्पताल है, मैंने उनके यहाँ 19 सेक्टर के अस्पताल में भाई को भर्ती भी किया। जी, लेकिन डॉक्टर महेश मुझे तब थोड़ी जानते थे। आज सामाजिक जीवन में डॉक्टर महेश जान गए। आज यह है कि मैं उनसे कहूँ तो वो किसी मरीज का मुफ्त भी इलाज कर देते हैं, लेकिन मेरे भाई के इलाज में 2700 रुपये का बिल आया तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब कितने पैसे दे दें? तो वो कहने लगे 2700 का बिल है, इसमें भी क्या दे दें? मैंने ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे मैंने सुना तुम कम कर देते इसलिए मैं कह रहा। तो उन्होंने मुंह बना कहा चलो 2500 दे दो। मैंने नहीं, 2700 ही ले लो, 2500 क्यों कर रहे हो? 2500 क्यों कर रहे हो? क्योंकि स्वाभिमान मेरे अंदर भी था, खुददारी मेरे अंदर शुरू से थी, और शायद सामान्य परिवारों से निकले लोगों में खुददारी भी होती है, आत्मसम्मान भी होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या आपको अपने सामाजिक कार्यों के लिए कभी आलोचना भी सहनी पड़ी? खूब। मैं नहीं समझता, आज भी मेरे इर्द जो 10 लोग बैठे हैं, शायद उसमें से 3 लोग कहीं कुछ आलोचना करते हों, लेकिन शाम को जब मैं अपने घर जाता हूं तो मैं अपनी आत्मा में जब ईश्वर के सामने अधीन करके जब उनका ध्यान करता हूं, तो मैं ये जरूर कहता हूं कि आज मुझसे गलती से उससे ज्यादा जोर से बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एहसास होता है। हैं, खुद ही अपनी आत्म विवेचना करता हूं, लोग क्या कह रहे हैं, अब इन सबको शायद अभ्यस्त हो चुका हूं। क्या समाज सेवा करना कांटों भरा ताज लगता है? अगर आप समाज सेवा प्रशस्ति के लिए और चापलूसी के लिए चाहते हैं और चाहते हैं लोग आपकी यश करें, तो शायद कांटों भरा काट। और अगर आप सेवा का सुख पाना चाहते हैं तो समाज सेवा से बढ़िया कोई चीज़ नहीं। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, ये जब आपके दिल तक अंदर तक जाती है तो रोग भी दूर हो जाते हैं और थकान भी दूर हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। सक्सेना जी, आपने जीवन का अधिकांश समय समाज सेवा में दिया है, परिवार का कितना समर्थन रहा या कुछ सुनने को भी मिला कि आप समाज सेवा में टाइम देते, घर को या व्यवसाय को टाइम नहीं देते? अगर नहीं होता तो मैं कर भी नहीं पाता ये। मुझे याद है जब मैं नीरा यादव के खिलाफ चलता था तब मेरे पास एक स्कूटर था जी, और मैं रात को 10-11 बजे पहुंच पाता था जी, जगह जगह पर। तो एक रोज मेरी मिसेज ने मुझसे कहा कि सुखदेव गुप्ता पड़ोसी हमारे थे, फैक्ट्री वाले हैं, अब तो नहीं रहे वो जी, वो कह रहे थे कि ये ग्रीन बेल्ट के पास रह रहे हो महेश 23 में, और ये किसी को गोली ना लग जाए इनको, ये बहुत अधिकारियों के खिलाफ लड़ते हैं जी। तो मिसेज ने कहा कि भाई एक काम करो, या तो अब आप 8 बजे आ जाया करो, नहीं तो कुछ ऐसा करो कि गाड़ी ले लो जी। तब मैंने अपने काइनेटिक होंडा को बेच करके एक 30,000 रुपये में फिएट कार ली थी, 1303 नंबर जी,
और उस कार पे मैं चलने लगा, क्योंकि पत्नी की बात है, मैंने कहा इसके मन में आई है तो कम से भी दुविधा में नहीं रहे। परिवार का समर्थन रहा। सदैव। आज हम बात करते हैं सामाजिक में एक अलग घटना देखने को मिलती है कि शहरों के अंदर वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। क्या कमी लगती है, शिक्षा की या संस्कार की? अब तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि वृद्धाश्रम आवश्यकता भी बन गए समाज की। वजह यह है कि एकल परिवार हो गए हैं, 1 या 2 बच्चे हैं, जी। और वो भी जो दिल्ली में है वो भाग रहा है अमेरिका, जो उरई और पुखराया में है वो दिल्ली तक भाग रहा है, या महाराष्ट्र में भाग रहा है, जी। बेंगलोर भाग रहा है। जी। लोग गांव से निकल के महानगरों तक, और महानगरों वाले विदेशों में भाग रहे हैं। जी। अब जिसके बच्चे विदेशों में हैं तो उसके माता पिता को, और अधिकांश माता पिता, तो माता पिता की कोई गलती तो है नहीं, उन्होंने उच्च शिक्षा दी, ये गुनाह तो नहीं किया। लेकिन शायद डॉलर का प्रेम सभी को अच्छा लगता है। डॉलर का प्रेम शायद सभी को अच्छा लगता है, बच्चे को भी, उसके माँ बाप को भी। देखने को मिलता है एक ही शहर में बच्चे भी रह रहे हैं, बहू बेटे भी रहते हैं, माँ बाप भी रह रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। वहाँ संस्कार की कमी है, वहाँ संस्कार की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं परिवेश में, तो आज भी बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के साथ हैं और खुश हैं। शहरों में पता नहीं क्या होता जा रहा है। ग्रामों में मैंने देखा कि अगर माँ बाप दुखी भी अपने बच्चे से, हाँ। तो वो लोग लज्जा के नाते बाहर नहीं जाते कि जी। इससे हमारी गांव में बदनामी होगी। जी। जैसा है मेरा बेटा है भैया, कोई जी। बात नहीं है, पड़ोस के बच्चे से प्यार कर लेंगे। दुख दर्द वहाँ भी बढ़ रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। गांव में जो प्यार था बच्चों का, आज वो एक बाबा दूसरे के बच्चे को बोले तो बच्चों को उतनी आसानी से सहन नहीं होता है। हम जी। भी गांव की पृष्ठभूमि में गए और रहे अपने साथी के साथ, तो ये सामाजिक बदलाव तो आ रहा है। और धन का अचानक कमाने की होड़ ने हमारे अंदर की वास्तविकता और भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रही है, और ये एक शायद यही पारिवारिक ढांचे को कमजोर करने में मूल जड़ बनी है। जी। अधिकांश गांव के लोग शहर में मकान बना के रह रहे हैं, और कई बार बाबा दादी और पिताजी से मिलने के लिए गांव में एक रोज जाते हैं हफ्ते में। तो ये दर्द तो सभी जगह है, चाहे शहर के बच्चों में हो चाहे गांव के बच्चों में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पहले तो बच्चे शिक्षा का प्रेशर होता है, फिर कैरियर बनाने का होता है, तो उनको धर्म से कैसे जोड़ा जाए? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? परिजन की सेवा करें, धर्म से जोड़े। इसके लिए समाज को ही मैं कहूँगा दोषी है। जी। जब समाज धनवान को तारीफ करने लगता है, अभी एक छोटा सा उदाहरण है, हमारे कार्यालय में एक सज्जन आते हैं, कार्य करने आते हैं, और उन्होंने एक रोज मिठाई खिलाई, हमको भी, हमारे पास भी आई। मेरे बेटे ने आज मर्सिडीज ली है। जी। मुझे अंदर से एक चीज चुभी कि बेटे की मर्सिडीज पे जितनी ये खुशी मना रहे हैं, अगर ये कहते मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, श्रवण कुमार है, और मैं इसलिए मिठाई बांट, तो ज्यादा खुशी तो होती। शायद मेरा सीना चौड़ा होता। जी। आज विलासिता को हम लोगों ने बहुत दे दिया। पवन भाई, मैं कई बार अपने लोगों से कहता हूं कि हमारे घर में शादी हो और कोई आप जैसा जागरूक इंसान मुझसे पूछे आपके यहाँ शादी में कितने लोग आए थे, कौन कौन लोग आए थे, तो हम ये नहीं कहते कि हमारा एक भाई आया था छिंदवाड़ा से, पूरे महीने अपने तनख्वाह का हिस्सा कपड़े आए और 3 रोज रहा शादी में भाई के लिए। उनकी हम कहते हैं डीएम साहब आए थे, सांसद जी आए थे, विधायक जी आए थे, उनकी गिनती करा। कई लोगों को मैं देखता हूँ वो सांसद जी के यहाँ कार्ड देने के साथ मिठाई का बड़ा डिब्बा ले जाते और अपने अजीज दोस्त को मिठाई का डिब्बा नहीं देते। जी। तो मैं परिभाषा देखता हूँ इसके लिए अमुक प्रमुख ज्यादा है, मित्र नहीं है। जी। हमारा भी दिल कई बार कचोटता है जब मैं देखता हूँ वहां तो ड्राई फ्रूट्स ले जा रहे हैं क्योंकि वो महानुभाव हैं। ये सामाजिक जो विडंबना आ रही है कि हम धनवान की इज्जत करने लगे हैं, सारी बुराइयों की जड़ ये है। जिस रोज हम गुड़ी लोगों की इज्जत करने लगेंगे, ना सामाजिक संस्थाओं की जरूरत रहेगी, ना सामाजिक ढांचे में अपराध बढ़ेगा, जी, ना कुरीतियां कम होंगी हर हालत में। जी। जब तक हम लोग धनवान को यशस्वी मान रहे हैं और प्रशस्ति मान रहे हैं, निश्चित रूप से सांसद और विधायक हमारे प्रिय हैं, हम लोगों ने उनको चुना है, जी, सम्मान प्यार होना चाहिए, लेकिन हम अपने रिश्तों को और अपने उन खटासों को सबको भूल करके और अपनों के बजाय उनके आने से हमारी आंखों में चमक आए, इसे मैं थोड़ा समझता हूं कि हमें एक समान तो रहना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी नशे में गिरफ्त में रहती है और ज़्यादातर मोबाइल में बिजी है। परिवार की तरफ ध्यान नहीं है कि पेरेंट्स कैसे हैं, उनको दवाई मिली नहीं मिली, तो ऐसे युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी समाज सेवा से कैसे जुड़े? देखिए, अब तो युवा पीढ़ी के लिए
कैरियर काउंसलिंग और उनके इंस्टीट्यूट्स में एक प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो एनजीओज़ में ट्रेनिंग लें। विदेश जाने के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है लोगों को। हमारे यहाँ हर साल करीब 60-70 बच्चे आते हैं। जी, उनमें से निश्चित रूप से जो जितने संपन्न लोगों के बच्चे हैं, वो ये चाहते हैं मेरे पिताजी के नाम पे मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए बिना काम करे। जी, और जो बच्चे वास्तव में सेवा में रुचि रखते हैं, वो घंटे लगाते हैं, 60 घंटे हमारे यहाँ सेवा देते हैं और तब उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। जी, तो सामाजिक सेवा की ज़रूरत तो अब विश्वव्यापी महसूस हो रही है जी, और सामाजिक संस्थाएं फिलर हैं। जहां सरकार की कोई कमी रह जाए, उसकी फिलर है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं कोई दुनिया में पूरा परिवर्तन नहीं ला सकती हैं, वो सिर्फ फिलर हैं। वो जहाँ जो वैक्यूम्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करती हैं। और बच्चों को आज इस बात के लिए कोर्स में पढ़ाई में भी जा रहा है, सोशियोलॉजी और इवन जो एनजीओ ट्रेनिंग है, इसके तो बाकायदे पीएचडीज पे हो रही है। जी, तो पूरे विश्व में, और अभी जैसे जो आपात स्थिति जब भी होती है, नेशनल कैलेमिटीज़ होती हैं, तो हम वहाँ देख रहे हैं, वहाँ यूएनओ की टीमें आती हैं और बाकायदे इसके पूरे एमबीए लोग आते हैं जो ये तय करते हैं यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे करा जाए। जब हम जाते हैं दूसरी जगह पे, तो हमें वहाँ ऐसे लोगों से मिलना होता है। जी, तो ऐसी बहुत सारे साइंटिफिक अनुसंधान भी चल रहे हैं और कोशिशें भी चल रही हैं। लेकिन हाँ, जो आपने बात कही, मैं युवाओं से एक ही संदेश कहूँगा, माता पिता को ना आपका धन चाहिए, ना आपकी विलासिता के साधनों के वो मोहताज हैं। उन्हें चाहिए 2 पल उनके साथ आप समय निकालें, उनके साथ 2 पल खुले मन से बैठें उनके पास, मोबाइल और उस दुनिया से दूर। माता पिता को मॉल में जा कर के उनके साथ डिनर करने का उतना सुख नहीं है जितना है 5 मिनट बेटा उनके साथ आपस में गपियाए, बच्चे, परिवार और ग्रेट चिल्ड्रन। एक समय था, महामारी, कोरोना महामारी फैली हुई थी चारों तरफ, लोग घरों में कैद थे, एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं थे, परिवार के लोग भी एक दूसरे से थोड़ा दूर थे। उस समय आपकी संस्था और आप पूरे शहर में, पूरे एनसीआर में राशन दे रहे थे, खाने की सामग्री प्रोवाइड कर रहे थे। कैसा अनुभव रहा आपका वो? अद्भुत। सबसे बड़ी बात तो हमने देखी कि अंतिम निवास में, जहाँ उस दौरान 80, 90 और 120 तक संस्कार हुए हैं एक दिन में, जी, जबकि औसतन हमारे यहाँ 10 का एवरेज होता है पर डे जी, का। जी, 8 गुना होने के बाद हमारे पूरे टीम ने प्रातः 4 बजे से लेके और रात को 12-12 बजे तक संस्कार किए। जी, कई बार घर वालों से बच के कि वो कहेंगे आप कहाँ जा रहे हो, हम जाते थे वहाँ अंतिम निवास, और हमारा स्टाफ कहते बाबू जी यही रुक जाइए, आपको ये होगा वो, लेकिन हम जाते थे क्योंकि हमें उनका मनोबल बना कर रखना था। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि कोरोना के दौरान मेरा सबसे ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास बढ़ा जी, कि जो लोग वो संस्कार में लिप्त थे, उनमें से किसी को कोरोना नहीं हुआ उस दौरान। जी, जो बाकायदे कोरोना के पीड़ितों का कॉफिन बन के आता था और उनका संस्कार करते थे, हमारा किसी आदमी को ना बुखार आया ना वो हुआ। ईश्वर साथ। ने जिसको लगन दी है उसको वो बीमारी से दूर रखता है, खुद ही उसकी चिंता करता है। और उस दौरान हमारे अंतिम निवास की टीम ने किया, या हमने जगह जगह सेक्टर 100 में अपना ऋषिपाल भाई के यहाँ टीके लगवाए, कोरोना के टीके लगवाए। अस्पतालों ने भी सहयोग दिया, कैलाश अस्पताल ने सहयोग दिया, फेलिक्स अस्पताल के डॉक्टर डीके गुप्ता ने हमें दिए, इंजेक्शंस दिए, हमारे आर.एन. श्रीवास्तव जी, हमारी पूरी टीम, सब लोग वहाँ दिन रात लगे रहे। और मजदूरों को और गरीबों को और सिक्योरिटी गार्डों को हमने केवल 400 रुपये में लगवाया। जी, और वो भी हमने अपील की कि आरडब्ल्यूएस और वहाँ के सेक्टर वाले उनकी गार्डों के पैसे दें, और चाहे एटीएस हो चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, 100 सेक्टर से लोग, आरडब्ल्यू ने कहा बाबू जी हमारे 40 सिक्योरिटी गार्ड, इनके पैसे हमसे लें और आप दें। 400 रुपये में हमने इंजेक्शन इसलिए लगाया कि वो इंजेक्शन 1200 का पड़ता था और हमें इन अस्पतालों ने हमें 600 रुपये में दिया था, और उसके लगाने का और सारा प्रबंधन की भी खर्चे थे, तो कहीं फ़ायदा तो था नहीं, बहुत सारा पैसा हमारा भी लगा, लेकिन ये सुविधा हम कर सके। कोई भी सेवा सहयोगी, शारीरिक सहयोग, तन और मन तीनों से हो पाता है, जी। और नोएडा वासियों से हमें तन मन धन तीनों चीज़ का सहयोग बिल्कुल मिला। बात करें राजनीति की, आपने केंद्र में कांग्रेस की सरकार देखी, अब भाजपा की देख रहे हैं। यूपी में आपने सपा बसपा की देखी, भाजपा की देख रहे हैं। कितना परिवर्तन महसूस होता है?
बड़ा विकट प्रश्न है, कुछ लोगों को नाराज कर देगा। भाजपा के शासन में हम आदर्शवादिता और सिद्धांतवादिता तो पाते हैं, लेकिन आम आदमी के जनजीवन में जी कोई बहुत सुधार नहीं देख रहे। नोएडा में भी नोएडावासी प्राधिकरण और डिस्ट्रिक्ट एडमिशन कोई बहुत ज़्यादा नागरिकों की सुविधाओं का ख्याल हो, आज भी तरस रहे हैं। हम जब 84 में नोएडा में आए थे तो हम नीला आसमान पाते थे। आज हम बच्चे हमें झूठा समझते हैं कि नीला आसमान नहीं होता पापा, आसमान तो भूरा होता है। सारी पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई है जी प्रगति से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। वैश्विक रिकॉर्ड बनाते रहें, बड़े बड़े जू खोलते रहें, बड़े बड़े वो खोलते रहें, लेकिन पत्रकारिता की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मगर अगर आम जीवन को पीने का पानी शुद्ध नहीं मिल सकता, आम आदमी को अगर खुला आसमान नहीं मिल सकता, अगर पॉल्यूशन की वजह से मृत्यु दर बढ़ जाए, तो या तो ये शमशान वाले को पता होगा या स्वास्थ्य विभाग को पता होगा। बाकी किसकी ये चिंता का विषय है, कौन सोच रहा है, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। किसकी सरकार अच्छी मानी जाए? ये कहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। राजनीति में आपका कितना इंटरेस्ट है? कतई नहीं। अगर आपको मौका मिले कभी सांसद नहीं। विधायक बनने का? मेरा वो कप ऑफ टी ही नहीं है। हमारी संस्था यह है, अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो पहले तो मुझे नोएडा लोकमंच से अलग होना पड़ेगा। जी अलग तो अब भी होऊंगा जब जीवन बुलाएगा। उस कगार पे बैठा हूँ, 8वें दशक में चल रहा हूँ। जी परमात्मा जी के यहाँ मेरा वीज़ा तो लगा हुआ है, जी जिस रोज आ जाएगा हुक्मनामा तो चला जाऊंगा। लेकिन राजनीति मेरा कभी कप ऑफ टी नहीं रहा, क्योंकि हमने इस पे चुनाव व्यवस्था पे काफ़ी काम किया था टीएन सेशन के दौरान, जी और देश भर में मांग की थी। कुछ जी। ही लोग थे हमारे साथ, हवाला कांड वाले विनीत जी थे, जी और खैरनार थे बॉम्बे के, जी देशभक्त समाज से जुड़े हुए हमसे। हम लोगों ने एक मांग रखी थी, और ट्रांसपेरेंसी इंडिया ने भी मांग रखी, चुनाव का खर्चा सरकार उठाए। चुनाव सिर्फ डिबेट और अपने नीतिगत कामों के बारे में बता के हो। याद होगा, बहुत पुराने नागरिक जानते होंगे, जब अशोक प्रधान जी पहला चुनाव लड़ रहे थे तो हमने सेक्टर 6 में अशोक प्रधान जी और सभी प्रत्याशियों को बुलाया था, उनसे कहा था आप अपनी बात रखें। लेकिन वो प्रक्रिया खत्म हो गई है। चुनाव आज व्यक्ति विशेष और उसके एजेंडे के बजाय पार्टी बेस ज़्यादा हो गया है, जबकि जब तक प्रत्याशी अच्छा नहीं होगा तो वो अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए उसकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा। एक अलग हट के सवाल पूछते हैं, लिव इन रिलेशनशिप कैसे देखते हैं आप इसको? किसको? लिव इन रिलेशनशिप, एक युवा पीढ़ी, लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का नियम भी पास हो गया था, कानून पास हो गया था, आप कैसे देखते हैं? जीवन के सिद्धांत हो, जीवन का मकसद साफ हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें जी। कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी सीमाएं नहीं जानते और हम उस सीमाओं को लांघते हैं जी तो निश्चित रूप से ये गलत है। तो आप खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं या आप समर्थन में? यह व्यक्ति विशेष पे और उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है और परिवार के ऊपर करता है। आज का अंतिम सवाल, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम यही कहना चाहेंगे, धन जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत है, मगर संतुष्टि भाव से अगर हम एक लकीर खींच के अपनी आवश्यकताओं को अपने ऊपर एक नियंत्रण रख के, कहीं धन के कमाने की होड़ में हम अपने पारिवारिक रिश्तों को, हम समाज को और अपने आसपास की ज़रूरतों को अगर दरकिनार कर रहे हैं जी तो ये जीवन बेमानी हो जाता है। और जब हम उम्र के आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हैं तो हमें सिर्फ अपने ऊपर शर्म ही आती है, और ये होता है कि हम काश उस समय अगर समझ होती तो हमें कर लेते। कृपया एक बैलेंस बना के रखें जीवन को, अनुशासित जीवन जिएं, अपने जीवन के विकास की ओर पूरा ध्यान दें, मगर साथ में तरीका फेयर रखें। अनुचित तरीके को अपना करके शॉर्ट टर्म तो गेन कर सकते हैं, मगर लंबे समय तक कभी नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक संतुलित जीवन जिएं, और धन आवश्यकता हो सकता है, मगर धन की कीमत पर सामाजिक विद्वेष, परिवार की अनदेखी करना या
राष्ट्र जिम्मेदारियों से हटना, ये एक वो गलती है जो सदैव आपको सिर्फ पछतावा देगी जीवन में। सक्सेना जी, आपने कीमती समय दिया अपना और अपने जीवन के अनुभव हमसे साझा किए, जो कि हमारे दर्शकों के काम भी आएँगे। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए पीएनआई टॉक।